घमंडी अफसर बहू। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। रीना के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग रीना की तारीफ़ कर रहे थे। आदमी मान गए, रीना मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? औरत, अरे मेहता जी, रीना जी की पार्टी ऐसी ही होती है, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब अपनी तारीफ से घमंड में चूर रीना सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास सावित्री पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर रीना का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, रीना, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो है नहीं, है ना? देखिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। शराब के नशे में रीना ने सावित्री को खूब सुनाया। सावित्री चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही और आंसू बहाती रही। सावित्री समय ऐसा भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है नाश को लेकर। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई, बीते समय में। घड़ी के रात के 2 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद में आगोश में थे। लेकिन नारायणपुर के उस छोटी सी झोपड़ी से रोशनी बाहर आ रही थी। 65 साल की सावित्री मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। सावित्री, अभी भी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागिनी मेम साहब को देना है। सावित्री की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज़्यादा हावी होने लगी तो वो उठकर गई और अपनी आंखों पर पानी की छींटें मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू रीना, जो सावित्री के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, रीना माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। सावित्री, अरे नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे रोशनी कम है ना, खत्म करना अगर ही पास है। रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा, साफ साफ। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वो आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। रीना, हाँ माँ जी, इंस्पेक्टर खान सिगरेट को झिटकते हुए एक और कस लगाते हैं। वे उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वह लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, खान बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसके खिलाफ FIR करवानी है? तो मैं आगे लड़की इंस्पेक्टर खान के छूने को नजरअंदाज करती है। लड़की, बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर खान उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कस भरता है और सिगरेट को नीचे पाँव से मसलते हुए कहता है, खान, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद सिंघानिया साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर खान के मुंह से सिंघानिया के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि खान उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी वो सही समय लड़की नहीं मिला होता, वो कहती है, लड़की, लेकिन सर आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही खान टनक जाता है। खान, अरे छोड़ो ये ईमानदारी की बात। 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? कई लोग खान की बात सुन लड़की जवाब देती है, लड़की, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर खान के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल सिंघानिया उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों ना आज वो उस लड़की को का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर खान एक और सिगरेट जलाता है और कस लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, खान, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, नायरा।
लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर खान कहता है, खान बताओ नायरा, क्या कर सकती हो तो मेरे लिए। हम संसार में रहेंगे। खान की बात सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है कैसे चलेंगे और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख अब जीने की इच्छा झुकते हुए कहती है, लड़की वही जो आप चाहते हैं, फिर आप उनके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना। लेकिन ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर खान की आंखों में आंखें डाल के कही, हमें दुख में देखेगा, लेकिन इंस्पेक्टर खान की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थी। वह खान के पास गई। खान ने भी सिगरेट की आखिरी कस लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नायरा भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी खान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर खान एक सेकंड के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर सिंघानिया का कॉल था। उसने नायरा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नायरा ना सुन ले। खान फोन पर, हाँ सिंघानिया साहब बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। खान की बात सुन सिंघानिया जवाब देता है, सिंघानिया एक लड़की को ठिकाने लगाना है। खान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम नायरा है। खान की बात सुनते ही सिंघानिया दंग हो जाता है और कहता है, सिंघानिया हाँ हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली। खान, जब अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है। सिंघानिया साहब आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ, एक बार अच्छे से चख लूँ फिर लगा दूंगा ठिकाने। खान की बात सुन सिंघानिया झल्ला के कहता है, सिंघानिया अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या। जल्दी से नायरा की लाश को ठिकाने लगा और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। सिंघानिया की बात से खान के होश उड़ जाते हैं। खान, लाश, कैसी लाश। सिंघानिया, नायरा की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। ने अपना रंग दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना, अपनी कीमत लेने। सिंघानिया से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ नायरा होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। जब वो वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे उसकी नजरों से उसको समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि सिंघानिया का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। कुछ इंतजार के बाद पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और सिंघानिया की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नायरा उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी खान की नजर दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नायरा की लाश होती है। खान नायरा को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी ना जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नायरा की लाश अपने हाथ से उससे जोर से पकड़ लेती है और अपने खूनी आंख खोलते हुए कहती है, के लिए उसने 2 दिन लाश और रात की अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर खान। मेहनत की वो बहू तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को। उसमें फूट फूट कर भर गया था। ये एक आखिरी बात कहानी, किसी को कुछ नहीं समझती। अगर फ्रेंड्स कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज से बात करती, कहानी को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अपना रौब जताती। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो किसी औरत को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिमाग खा गई। मिलते हैं ऐसी किसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक की अपना ध्यान रखिएगा और फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं तो प्लीज अपने हक के फ्रेंड्स पैसे मांग रही हूँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था। मेरे परिवार में सोचो मुआवजा से जो पैसे मिलेंगे, परिवार में सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन
खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूँगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए? मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहाँ खड़ी थी वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर रीना अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। सावित्री का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। रीना, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण ही हूँ और जब मुझे सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, ज़रूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती। मुझे ये गलती सुधारनी है। रीना ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगी। रीना, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है, आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रीना अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन सावित्री तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। रीना को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई, घमंड से दूर रहने की सीख। तो दोस्तों, कैसे लगी एक घमंडी बहू की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और आप लोगों से दोस्तों गुजारिश है कि अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह ही प्यार करें, क्योंकि हर सास बुरी नहीं होती। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।